स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में बात कर रहे थे यूनिट 1 के बारे में, तो आज मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट 1 की लास्ट वीडियो होने वाली है। मतलब ये अंतिम वीडियो होगी जिसको देखने के बाद आपका यूनिट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या इसके बाद कुछ बच जाएगा हमारे लिए? तो हाँ, MCQ आपके लिए बच जाएंगे, PYQs की प्रैक्टिस बच जाएगी जो हम लोग बाद में कराएंगे। और क्योंकि अगस्त वाले लोग भी कुछ लोग अटेम्प्ट लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ मैराथन सेशंस भी लाएंगे जो सितंबर में अटेम्प्ट होने वाला है उसके लिए। तो इसी का मैराथन वीडियो भी आपको बाद में मिल जाएगा। पर अभी की दृष्टि से ये लास्ट सेशन होने वाला है। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि ये कम्प्लीटली फ्री बैच हम रन कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग गुरुकुल की तरफ से, जहां पे हम कॉमर्स नेट JRF दिसंबर अटेम्प्ट के लिए पूरी तैयारी फ्री करवा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज लास्ट वीडियो में देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है जिससे आप ज़रूरी समझें, आवश्यक समझें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की। किन इंस्टीट्यूशंस की? तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ये क्या है? देखिए, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। IMF सुना होगा कि IMF से पाकिस्तान लोन लेने गया या कोई देश लोन लेने गया। वहीं वर्ल्ड बैंक सुना होगा जो डेवलपमेंट के लिए लोन्स देता है। WTO सुना होगा जो ट्रेड को मॉनिटर करता है, ट्रेड प्रैक्टिसेस को देखता है। तो आज इन्हीं सब के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए आज इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या है? ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। जाहिर सी बात है, जब किसी के नाम के आगे इंटरनेशनल लगा है, इसका मतलब वो किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया पे लागू होने वाली चीज़ है। तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या करती है? रेगुलेटिंग ट्रेड, मैनेजिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्रमोटिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग कंट्रीज़। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि हमको PDF कहाँ मिलेगी जिससे आप पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारा चैनल है टेलीग्राम पे द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, सर्च करिए द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, उसको ज्वाइन करिए। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम ये PDF वहाँ पे डाल देते हैं। तो आपको अगर नोट मेकिंग के लिए, पढ़ने के लिए चाहिए होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल आप केवल ध्यान दीजिए पढ़ने की ओर, और जो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ उसको याद करके कमेंट करने की कोशिश करिए, ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करती हैं। ये क्या करती है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट करती है। देखिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल ग्रोथ तो आप जानते हैं कि ऐसी ग्रोथ कि जहाँ पे हम आज की डिमांड्स को फुलफिल करें और फ्यूचर्स की डिमांड को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का यहाँ पे मतलब ऐसा है कि हम ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ करें कि आज तो हम ग्रो करें ही करें, लेकिन नियर फ्यूचर में अगले 10 साल, 20 साल, 100 साल भी हम ग्रो करते ही रहें। ऐसा ना हो कि हम कोई शॉर्ट टर्म ग्रोथ का फॉर्मूला अपनाएं जो बाद में जाकर के हमें लॉस दे करके चला जाए। ठीक है, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग कंट्रीज, 3 मेजर इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी हैं? तो एक वर्ल्ड बैंक है, IMF है और WTO है। इन सबको अभी हम लोग डिटेल में वीडियोस में देखेंगे। तो IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ट्रेड। ये क्या करता है? देखिए, सब फंक्शंस को ध्यान रखना है, इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है। रेगुलेटिंग ट्रेड, मैनेजिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग कंट्रीज, ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके। ये सारी बातें वही सेम टू सेम है। ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान दीजिए। अब क्या आपको इंस्टीट्यूशंस पे ध्यान देना है? तो इंस्टीट्यूशंस में आपको फॉर्मेशन का ईयर, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, IMF का और WTO का, दोनों WTO कह रहा हूँ, IMF का और वर्ल्ड बैंक का, दोनों का सेम ईयर है। इन दोनों का ईयर और वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जिसके थ्रू ये दोनों इंस्टीट्यूशंस आई थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नहीं बताएंगे तो हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पहले आप सर्च करिए और कमेंट करिए। इससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में वो चीज़ें रट जाती हैं। बस आपको अभी याद रखना है कि IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कंबाइंड बॉडी हैं, एक साथ बनाई गई थी। इनका ईयर जो है एक ही कॉन्फ्रेंस से इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो आप लोग सर्च करके, चाहे अगर याद है तो बहुत बढ़िया, डायरेक्टली कमेंट करिए, नहीं याद है तो सर्च करके कमेंट करिए। हम उन मुद्दों पे बात करेंगे जिस पे क्वेश्चन आता है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है IMF का? टू इन्हांस एंड एडवांस इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन। ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से याद रखना। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन को बढ़ाता है, मतलब कि जो दो देश हैं वो आपस में मॉनेटरी टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में कॉपरेट करें, एक दूसरे के उल्टा स्ट्रगल ना करे, इसके लिए ध्यान देता है। ठीक है, टू रिड्यूस और एलिमिनेट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इन ऑर्डर टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर कभी ऐसा लगता है कि IMF को कि एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आने वाला है, मतलब $1 जो आज 80 रुपये का हो सकता है एक 100 रुपये के बराबर होने वाला हो, तो ये उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को बैलेंस करने की कोशिश करता है। और टू एड इन प्रमोशन ऑफ फेयर इंटरनेशनल ट्रेड। अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल फेयर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए लोन देती है, तो आंसर इज IMF। ठीक है, टू इनकरेज हाई एम्प्लॉयमेंट थ्रू सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक एड इन ऑर्डर टू लोअर ग्लोबल पॉवर्टी। आप इकोनॉमिक एड लो, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करता है? देता है। अब जब किसी भी देश में अगर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मतलब पिछले 10 साल 20 साल लगातार ग्रोथ होती चली जा रही है, तो कॉमन सेंस की बात है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बिना एम्प्लॉयमेंट के कैसे ग्रोथ होगी? ठीक है,
तो ये एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाने में मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और अब इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कैसे बना हुआ है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या फंक्शंस ऑफ IMF है, देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका ध्यान रखना है कि इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है। जैसे नहीं कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वैसे ही IMF में होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। वो क्या करते हैं, मतलब हर देश से लगभग गवर्नर होते हैं, इसको समझेंगे। ये कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं IMF को। द बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ गवर्नर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय एवरी कंट्री, मतलब जितने देश इसके मेंबर हैं वो सारे क्या करेंगे, एक एक गवर्नर को नॉमिनेट करेंगे। ईच कंट्री ऑल्सो नॉमिनेट्स एन अल्टरनेट गवर्नर। अल्टरनेट गवर्नर की जरूरत क्या है, देखिए अल्टरनेट गवर्नर को आप प्रॉक्सी समझ सकते हैं कि जब मेन गवर्नर, मान लीजिए किसी चीज़ पे वोटिंग होनी है और मेन गवर्नर वहाँ मौजूद नहीं, तो इसलिए एक अल्टरनेट गवर्नर भी भेजा जाता है। उसकी बॉडी अलग होती है, उसका अलग से भी एक बोर्ड होता है, और इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नर अल्टरनेट गवर्नर काम भी कर सकता है, ठीक। हु कास्ट हिज वोट इन एब्सेंस ऑफ गवर्नर, मैंने आपको बताया कि गवर्नर के एब्सेंस में यही फैसला लेता है, वो यही वोट डाल सकता है, ठीक है। वोटिंग राइट कैसे मिलता है IMF में, देखिए यहाँ IMF और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर IMF की कैपिटल की बात करें तो हर गवर्नर को एक नंबर ऑफ वोट्स दिए जाते हैं, एक वोट नहीं दिया जाता। देखिए क्या एक वोट दिया जाता, नहीं, नंबर ऑफ वोट्स, मतलब एक से ज़्यादा दिए जाते हैं। कितने, विच इज़ डिटरमाइंड बाय द कोटा अलॉटेड टू द रिस्पेक्टिव कंट्री। जैसे समझिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए इंडिया को IMF ने कह दिया, इंडिया को IMF ने कह दिया कि आपका 2.5% कोटा है, USA को IMF ने कह दिया कि आपका लगभग 10% कोटा है, तो इसी कोटा के हिसाब से, इसी प्रोपोर्शन में आपको वोटिंग राइट मिलेगा। लगभग 2.5% वोटिंग राइट कितना होगा, उस हिसाब से इंडिया को वोटिंग राइट दिया जाएगा, USA को वोटिंग राइट दिया जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप हर गवर्नर के पास फिक्स कितना है कि 250 वोट तो सबको दिए जाएंगे। कितने वोट, 250 वोट तो सबको दिए जाएंगे। क्या किसी का 250 वोट से ज़्यादा हो सकता है, तो हाँ तरीका है। उसका तरीका ये है कि जैसे ही आपने 1 लाख SDR डॉलर्स में $1 लाख का SDR सबमिट किया, SDR मतलब वो रिजर्व होता है जो आप उनके पास रखते हैं। अगर आपने $1 लाख, आपको आसान भाषा में समझिए, अगर आपने उनको $1 लाख दे दिए तो पर $1 लाख आपको एक वोट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो आपको अब जितना वोटिंग राइट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि 250 की जगह आपके पास 300 वोट हो, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना रिजर्व वहाँ पे जमा करा दीजिए। उस हिसाब से आपका कोटा बनेगा और उस कोटा के हिसाब से आपको वोटिंग राइट अलॉट कर दिया जाएगा। कोई समस्या है इसमें नहीं। कितना वोट फिक्स है, 250। एक्स्ट्रा वोट के लिए कितना देना पड़ेगा, तो 1 लाख SDR देना पड़ेगा। SDR में 1 लाख देना पड़ेगा। क्या ये 1 लाख रुपीज़ है, तो नहीं, ये डॉलर्स है। 1 लाख के बदले कितना वोटिंग राइट मिलेगा, तो एक वोट और मिलेगा। मतलब अगर 250 था, आपने 1 लाख दिया, तो आपका वोट कितना हो जाएगा, आपका वोट 251 हो जाएगा, ठीक है। फंक्शंस की बात करें, फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शंस ऑफ IMF, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ IMF इज टू सुपरवाइज द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेन फंक्शन पूछा IMF का तो यही है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को सुपरवाइज करता है, उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये देखता है। इसी एक काम से कुछ फंक्शन और निकल जाते हैं। जब आप किसी मॉनेटरी सिस्टम को सुपरवाइज करेंगे तो इसका मतलब आप उसमें क्रेडिट भी देंगे, आप उसमें लोन्स भी देंगे, आप उनको सर्विलांस भी करेंगे, उनको रिकमेंडेशन भी देंगे, उनको सजेशन भी देंगे पॉलिसी से रिलेटेड। तो आइए, सेवरल फंक्शंस आर डिराइव फ्रॉम दिस। क्या, ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट, लोन देना मेंबर कंट्रीज को। आपको देखिए, आपका जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वो अक्सर पहुंचा रहता है IMF के पास लोन लेने के लिए। मेंबर कंट्रीज इन द मिड्स ऑफ टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है तो वो लोन देंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट क्या होता है, तो अगर जिसको भी ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है, इससे पिछला वाला लेक्चर जो हम लोगों ने BOP का किया, उसमें सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, मैंने समझाया है। तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अभी डेफिसिट का मतलब हमको अभी समझना है, वीडियो तो हम बाद में देखने जाएंगे। तो तब तक के लिए आप ये समझते हैं कि जब हम अगर आप कोई देश है, वो किसी दूसरे देश से ट्रेड कर रहा है और वो घाटे में है, तो उस घाटे को फुलफिल करने के लिए ये लोन दे सकता है IMF, ठीक है। और क्या करता है, सर्विलांस करता है ओवर द मॉनेटरी एक्सचेंज रेट पॉलिसी। सब देश में कैसी एक्सचेंज रेट पॉलिसी चल रही है, कैसी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, उसके ऊपर सर्विलांस रखता है, यानी नज़र रखता है, ठीक है। इशूइंग पॉलिसी रिकमेंडेशन, और ये रिकमेंडेशन, क्या ये ऑर्डर्स दे सकता है, क्या ये ऑर्डर्स दे सकता है, आंसर इज नो। क्या ये रिकमेंडेशन दे सकता है, IMF रिकमेंड्स द कंट्रीज, तो हाँ, क्योंकि सारी कंट्रीज सोवरेन है, तो ये ऑर्डर तो नहीं दे सकता, पर ये रिकमेंडेशन देता है कि अगर आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं तो बढ़िया होगा। टैक्स को अगर आप 10% घटा के 12% कर दें, बढ़ा के 12% कर दें, या तो बहुत बढ़िया होगा। तो इस तरह की रिकमेंडेशन IMF देता है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट ऑल दीज फंक्शंस ऑफ IMF मे बी कंबाइंड इनटू 3। एक सेकेंड, अब इन्हीं सारे फंक्शंस को कितने हिस्सों में बांटा है, तो 3। रेगुलेटरी फंक्शंस, एक सेकेंड, रेगुलेटरी फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शन और कंसल्टेटिव फंक्शन। रेगुलेटरी मतलब जब किसी को आप रेगुलेट करें, किसी भी आप नज़र रखें, किसी को रूल्स एंड रेगुलेशन समझाएं।
तो इस फंक्शन में क्या करते हैं हम, गार्जियन ऑफ कोड ऑफ रूल्स बनते हैं। अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ये क्या करता है, बाकी सारी कंट्रीज को गार्ड करता है कि आप ऐसा करिए, ऐसी पॉलिसी बनाइए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए, एक्सचेंज रेट घटाइए, ये सब बातें समझाता है। फाइनेंशियल फंक्शन में क्या करता है, ये एजेंसी ऑफ प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू मीट शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम क्या है, ये भी आपको पिछली वीडियो में मिलेगा। वही अगर घाटे में है, कुल मिला के आप शांति से समझिए कि अगर आप घाटे में हैं तो उस घाटे को फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल फंक्शन में ये लोन भी दे सकता है। कंसल्टेटिव फंक्शन में क्या करता है, ये सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन है एंड अ सोर्स ऑफ काउंसिल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। एक तो ये रिकमेंड सर्विलांस तो करता है, अगर मान लीजिए मैं एज अ कंट्री, मैं मान लीजिए इंडिया है, अब इसको कुछ सजेशन चाहिए, किसी फील्ड में कुछ कंसल्टेशन चाहिए कि हम क्या करें, हमारी इकोनॉमी खराब चल रही है, तो यहाँ के जो बॉडी है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो रिकमेंडेशन के साथ साथ सलाह भी देते हैं, तो आप उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये थ्री फंक्शंस ऑफ कौन कौन से आईएमएफ के, रेगुलेटरी है, फाइनेंशियल है, कंसल्टेटिव है। फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आएगा। कॉन्फ्रेंस का नाम जो मैंने आपको लिखने को बोला है कि किस कॉन्फ्रेंस में दोनों बॉडीज़ निकली थी, वो टाइप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ईयर टाइप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जितना मैं आपको काम बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा बैच फ्री है, लेकिन जितना मैं आपको काम बोल रहा हूँ अगर आप वो करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से होगी। अब बात करते हैं इंडिया और आईएमएफ का क्या रिश्ता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। अब तक की चीज़ें ऑब्जेक्टिव और वो सब बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी सवाल पूछ लेता है, इसलिए मालूम होना चाहिए। इंडिया क्या है, इंडिया आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है। देखिए मतलब जब भी आईएमएफ बनी थी, इंडिया उस समय साथ में था, मेंबर था। तो अभी आपको यही देखना होगा कि क्या ये आज़ादी से पहले बना है या बाद में बना है, मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगा, आप जाकर के देख के आइए तो आपको पता चलेगा। एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑन द आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इज इंडियन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, यूनियन का जो हमारी यहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ का एक्स ऑफिशियो गवर्नर हो जाता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है कि एक तो गवर्नर, अल्टरनेट आप गवर्नर देंगे ही, जो ऑफिस से बाहर के गवर्नर्स होते हैं उनको एक्स ऑफिशियो गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, एडिशनली ईच मेंबर नेशन हैज़ अ बैकअप गवर्नर। तो हमारे आप ये पूछे कि आईएमएफ में जो गवर्नर की बॉडी है उसमें इंडिया का गवर्नर कौन है, तो बाय डिफॉल्ट इंडिया का गवर्नर हो जाएगा इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब हमारी निर्मला सीतारमण जी आईएमएफ में इंडिया की तरफ से गवर्नर होंगी, और साथ में हमने एक एडिशनल गवर्नर यानी डिप्टी गवर्नर, बैकअप गवर्नर भी दिया होगा। द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द अल्टरनेट गवर्नर। तो अल्टरनेट गवर्नर कौन है, आरबीआई के चेयरमैन। क्या सब जगह के सेंट्रल बैंक के हेड होते हैं, तो नॉट नेसेसरली, पर ज़्यादातर। तो हमें याद रखना कि जो गवर्नर और अल्टरनेट गवर्नर हम लोग बात कर रहे थे, गवर्नर कौन होगा पूछ ले तो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, अभी नाम पूछ ले तो निर्मला जी हैं हमारी। अल्टरनेट गवर्नर कौन होगा, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं इस समय। ठीक है, विथ अ कोटा ऑफ एसडीआर। अब देखिए मैंने कहा था ना 1 लाख एसडीआर पे हमको इतना मिलता है, इंडिया का एसडीआर कितना है 13,114 मिलियन इसका, और इंडिया कितने राइट रखता है 2.76% शेयर होल्डिंग रखता है। तो क्या आईएमएफ में शेयर होल्डिंग बढ़ाई घटाई जा सकती है, अगर ये सवाल पूछते हैं तो आंसर इज यस। कितने पे बढ़ाई जा सकती है, कमेंट करिएगा। ठीक है, आईएमएफ रीड द लिंक्ड आर्टिकल टू लर्न अबाउट द स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ठीक है, आईएमएफ 1969। इंडिया नाउ रैंक्स 8th अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस कोटा होल्डिंग नेशंस एज अ रिजल्ट। इंडिया कौन से नंबर में है, 8th पे। मतलब 8th का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 8th का मतलब यहाँ हुआ कि जब वोटिंग राइट्स की पावर की बात करें तो जहाँ टॉप पे जापान, यूएसए जैसे देश होते हैं, इंडिया पूरे दुनिया में 88th नंबर पे आता है, 8th नंबर पे आता है, जहाँ पे हम मतलब 8th हाईएस्ट वोटिंग राइट हमारे पास ही है। इंडिया फिनिश्ड पेइंग बैक ऑल आईएमएफ लोन्स इट हैड टेकन आउट इन 2000 में हमने जितना भी लोन लिया था हमने सारा पे बैक कर दिया। देखिए क्या आईएमएफ से पाकिस्तान सिर्फ लोन मांगता था, ऐसा नहीं, बहुत सारे देश लेते हैं। इंडिया ने तो सबसे ज़्यादा लोन्स ले रखे थे, लेकिन पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज़ में और इंडिया के इंप्रेशन में अंतर क्या है, तो आपको याद रखना कि इंडिया अपना लोन टाइम टू टाइम रीपे कर देता है, वही पाकिस्तान नहीं कर पाता। बस यही अंतर है इन दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि क्या इंडिया ने लोन लिया तो आप टिक कर दे कि नहीं इंडिया लोन नहीं देता, ऐसा नहीं है। बहुत लोन लिया हम लोगों ने, सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट लोन टेकर्स रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग टाइम पे बैक कर देते। 2000 के टाइम का जितना लोन था हम लोगों ने सब पे बैक कर दिया। ठीक है, और इंडिया इज अ कंट्रीब्यूटर टू आईएमएफ। हम आईएमएफ के फंड में पैसा देते हैं, तभी हमारे पास वोटिंग राइट है। पैसा नहीं देते तो वोटिंग राइट कहाँ से आता है। ये अचीवमेंट्स हैं, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये सारे पढ़ने हैं। पूछा जाएगा क्या, नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है क्या, तो हाँ चांसेस है, इसलिए मैंने ये पीडीएफ में डाला है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉनेटरी रिजर्व फंड बनाया है इसने, मॉनेटरी डिसिप्लिन कर रखता है। कॉम्पिटेटिव करेंसी डिवैल्यूएशन, मतलब कोई ज़्यादा अपनी करेंसी को घटाए बढ़ाए नहीं अपने फ़ायदे के लिए। मेंबर्स को टेक्निकल असिस्टेंस देता है। डोमेस्टिक मैटर्स में अफेयर नहीं करता। कभी आपने सुना है कि इंडिया को बोल दिया आईएमएफ ने कि आप अपने यहाँ यूसीसी से क्यों ला रहे हैं या ये बिल क्यों ला रहे हैं, ये काम आईएमएफ का नहीं हो। डोमेस्टिक मैटर्स में कभी इंटरफेयर नहीं करता। स्पेशल इंटरेस्ट इन प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, हम क्या करते, कम जब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को लोन देता है इंडिया पाकिस्तान जैसे लोगों को, तो क्या करता है, हम लोग तो अंडर डेवलपमेंट नहीं आते, इंडिया तो डेवलपिंग में आता है। मान लीजिए पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देशों को जब लोन देता है
तो ये क्या करता है, रेट कम रखता है, तो उसको स्पेशल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, यूज ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, ये सारा पढ़ लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा, मतलब याद रखना, रटना नहीं आपको, बस पता होना चाहिए कि अगर 4-5 ऑप्शन में आए तो आप टिक लगा सकें। अब इसी का भाई जो इसके साथ आया था दूसरी इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, अभी डिफरेंस भी पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक क्या है, तो वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर्स हैं, देखिएगा लेटेस्ट मेंबर कौन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF, यहाँ पर कैसे आ गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक होना चाहिए था, ये गलत हो गया, कोई बात नहीं। दिस इन्वॉल्व्स गिविंग इट्स मेंबर कंट्रीज लॉन्ग टर्म फंडिंग। देखिए IMF में और यहाँ आपको एक डिफरेंस मिल गया, IMF में आपने देखा था वो शॉर्ट टर्म असिस्टेंट देता है, मीडियम टर्म देता है, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा। एज अ रिजल्ट इट एड्स इन जनरेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल टू इनहांस पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप घाटे में चल रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो आपको IMF लोन देगा, लेकिन आप बहुत लंबे घाटे में, आपको 15 साल के लिए लोन चाहिए, 20 साल के लिए लोन चाहिए, तो आपको कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा। यही मेजर डिफरेंस है दोनों बैंक्स के बीच में। फर्दर मोर इट असिस्ट्स ऑफरिंग गारंटीज अगेंस्ट लोड्स प्रोवाइडेड टू बोथ स्मॉल एंड लार्ज यूनिट्स एज वेल एज अदर यूनिवर्सिटीज फॉर द मेंबर कंट्रीज। मतलब एक तो ये लोन भी देता है और एज अ गारंटर भी बन सकता है, मान लीजिए अगर खुद लोन नहीं देगा तो कोई और लोन देगा तो उसको गारंटर बन जाएगा कि अगर ये लोन नहीं देंगे तो हम गारंटी लेते हैं, ऐसा, ठीक है। Thus it guarantees the execution of development initiations। ये देखिए असली बात वर्ल्ड बैंक की क्या है कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए पैसा देता है। वर्ल्ड बैंक कभी भी आपको आपके पर्सनल खर्चों के लिए पैसा नहीं देता कि आप अपना डिफेंस बढ़ा लीजिए, आप तोप गोला खरीद लीजिए, इसके लिए पैसा नहीं देता। ये पैसा किस लिए देता है, डेवलपमेंट के लिए, कि अगर आपके यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो या तो ये लोन देगा या तो ये गारंटर बन जाएगा, पर ये ध्यान रखेगा कि आपकी इकोनॉमी डेवलप हो। ये क्या करता है, इट हेल्प्स अ कंट्री ट्रांजिशन फ्रॉम अ वॉर टॉर्न इकोनॉमी टू वन दैट इज काम। अगर मान लीजिए आप युद्ध में गए थे, जैसे अभी यूक्रेन के ऊपर बहुत सारा हमला हुआ, तो अगर उसको रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना होगा, अपने आप को बाहर निकालना होगा, तो ये हेल्प करेगा। एडिशनली बाय ऑफरिंग अ गारंटी फॉर लोन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इट एनकरेजेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर मेंबर कंट्रीज। और देखिए अगर ये लोन ना भी दे, अब मान लीजिए USA के कुछ लोग हैं जो यूक्रेन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ लड़ाई हुई है, बहुत बुरी हाल है, लेकिन किसके बेसिस पे करें, यूक्रेन के पास तो कुछ है नहीं ऐसा। तो जब वर्ल्ड बैंक जैसा बैंक गवर्नर गारंटर बन जाता है तो लोगों को कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो लोन दे पाते हैं। या USA की कोई बैंक करना चाहे तो उनको पता है कि अगर हमारा पैसा डूबेगा तो हम वर्ल्ड बैंक से ले लेंगे, तो वर्ल्ड बैंक लोन ना भी दे करके गारंटर बन करके क्या करता है, क्रेडिट फॉर्मेशन ईजी कर देता है। Thus in the event that capital investment is not feasible, it offers guarantee। जहाँ पे ये पैसा देने की स्थिति में नहीं रहता, उसको feasible नहीं लगता, सही नहीं लगता है, वहाँ पे ये गारंटर बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लोन देता भी है, गिवर भी है, और दूसरा फीचर याद रखना, क्या वर्ल्ड बैंक इज अ गारंटर, तो हाँ गारंटर भी है, ठीक है। ये 5 इंस्टीट्यूशन का नाम या तो रट लीजिए या दिमाग में बिठा लीजिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का क्वेश्चन पूछेगा तो या तो इसके इन 5 में से कोई नाम बदल करके 5वां नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा नहीं है, या तो किसी 4 नाम के बीच में इनमें से कोई एक नाम लिख देगा और पूछेगा कि इसमें से वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कौन सा हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक को पहले क्या कहते हैं, तो IBRD इसका पहले का नाम है, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये पांचों, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी यानी मीगा, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट ICSID, ये सारे के सारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर हैं। ये पांचों मेंबर का नाम रट लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वर्ल्ड बैंक से अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, नाम याद कर लीजिए। वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जैसे हमने उसके बारे में पढ़ा, यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, एक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, एडवाइजरी काउंसिल होती है, लोन कमेटी होती है, प्रेसिडेंट और अदर स्टाफ मेंबर्स होते हैं। कैसे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अब इसका रोल समझेंगे। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मतलब यहाँ पे डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं जो सारा काम करते हैं। फिर एडवाइजरी काउंसिल में क्या होता है, किसी को लोन देना है या लोन नहीं देना है, या किसी को डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ एडवाइस देनी है, किसी को कोई फंडिंग रिलेटेड एडवाइस देनी, तो एडवाइजरी कमेटी का काम है। लोन कमेटी क्या काम करती है, लोन इशू करने का काम, मतलब अगर हम किसी देश को लोन देना चाहें तो उसके पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि वो रीपे कर पाएगा या नहीं, या उसको नीड भी है कि नहीं, ये सब लोन कमेटी देखती है। और प्रेसिडेंट और अदर स्टाफ मेंबर्स उसी काम को आगे कंप्लीट कराते हैं। लोन देने के तरीके मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो ये लोन देती है आउट ऑफ इट्स ओन फंड, खुद का पैसा है, हमने उठा, पाकिस्तान ने लोन मांगना, हमने उठा के दे दिया। लोन आउट ऑफ बोरोड कैपिटल, हमने इंडिया USA से थोड़ा कैपिटल बोरो कर रखा था, वही कैपिटल उठा के आगे दे दिया, ये भी वर्ल्ड बैंक करती है। और तीसरा लोन थ्रू बैंक गारंटी, यही 3 तरीके हैं वर्ल्ड बैंक के लोन देने के, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड बैंक का रिश्ता कैसा है, तो इंडिया हैज़ बीन अ पार्टनर विद वर्ल्ड बैंक सिंस 1948 में हम इसके साथ हैं। बिगिनिंग विद द असिस्टेंस फॉर एग्रीकल्चरल मशीनरी प्रोजेक्ट के लिए हमको असिस्टेंस मिली थी।
फाउंडिंग मेंबर्स हैं हम इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर्स हैं एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इसमें क्या मिसिंग है? इसमें मीगा मिसिंग है, यानी मीगा के हम फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया हैज़ रिसीव्ड सिग्निफिकेंट सपोर्ट, मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने अच्छा खासा लोन लिया है पर टाइम्स पे वापस कर दिया है, इसलिए हमारी इज्जत है। तो ठीक है, समझ गए आप। वर्ल्ड बैंक और IMF में कोई भी कंफ्यूजन बच गया होगा तो वो भी कमेंट करिएगा, बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। अब आते हैं एक और बॉडी पे जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या ये कोई बॉडी है? नहीं, ये कॉन्फ्रेंस है। क्या है इस कॉन्फ्रेंस में? तो आइए समझते हैं। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1964 में बनाया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है? जो हम कॉमन UN बोलते हैं ना, वैसे तो UN की बहुत सारी बॉडी है, पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वो कॉमन, जिसको हम UN बोलते ही है, यूनाइटेड नेशन जिसको बोलते हैं उसका पूरा नाम है, ठीक है। 1964 में इस गवर्नमेंटल बॉडी को बनाया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। काम क्या है? तो काम ये है कि प्रमोट करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, इन्वेस्टमेंट को, ट्रेड को। कहाँ पे? ये याद रखना है, डेवलपिंग कंट्रीज में। मतलब अगर इंडिया को चाहिए होगा तो ये प्रमोट करता है। हेल्पिंग देम टू मोर इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू डेटा एनालिसिस एंड फॉस्टरिंग कंसेंसस बिल्डिंग। मतलब किसी देश को अगर वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसको डेवलप होने के लिए लोन चाहिए, कुछ मदद चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो वो UNCTAD करता है। कैसे करता है? तो ये पहले तो डेटा कलेक्ट करता है कि मान लो वर्ल्ड बैंक को डेटा चाहिए हो, IMF को डेटा चाहिए हो, या किसी देश को डेटा चाहिए हो वहाँ हेल्प करने के लिए, तो डेटा देगा। प्लस वहाँ पे ऐसी मेहनत करेगा कि लोग राज़ी हों उनको लोन देने के लिए, लोगों को मनाने का काम भी इसका है। क्या क्या फंक्शन है? टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन देना है ताकि वो ट्रेड में डेवलप्ड कंट्रीज से बराबर आ सके, दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे हों। क्योंकि अगर एक बार ट्रेड शुरू हो गया किसी भी देश में, डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ अच्छा ट्रेड शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी कंट्री। दूसरा फंक्शन है टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज़, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर प्रिंसिपल और पॉलिसीज़ बनाना ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, मतलब कोई भी नियम कानून बनाना होगा। टू मेक प्रपोजल्स फॉर पुटिंग एंड सेट प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़ इनटू इफेक्ट, जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे सारे देशों को कन्विंस किया जाए, वो भी काम इसी का है। जनरली टू रिव्यू एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन विद इन द UN सिस्टम इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी जितनी भी बॉडीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशन से किसी ना किसी तरह से जुड़ी हुई हैं, उन सभी बॉडीज़ का आपस में टाई अप करना, साथ मिला करके काम लेना, कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना भी UNCTAD का काम है। टू बी अवेलेबल एज सेंटर फॉर हारमोनियस ट्रेड एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन द डेवलपमेंट पॉलिसीज़। और वही इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ अगर बढ़िया डॉक्यूमेंट्स, कुछ वो बढ़िया डेवलपमेंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो वो भी ये उपलब्ध करवाता है, ठीक है। अब बात करते हैं WTO की। तो WTO क्या कोई लोन देने की बॉडी है? नहीं। तो WTO क्या है, एक बार आप अपने दिमाग में पहले ही सोचिए, कमेंट करने की कोशिश करिए, फिर समझिए क्या है। WTO इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, आपको याद रखना। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। अब तक आपने इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम देखा, सब कुछ देखा। WTO केवल ट्रेड की बात करता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जो जो करना होगा WTO करेगा। फिर इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आप मुझे 2 चीज़ बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एक तो ईयर, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम लोगों ने लिखा नहीं, हमने PDF में वही चीज़ें नहीं लिखी हैं जो हम चाहते हैं आप कहीं से पढ़ें, आप उसको याद करें, फिर कमेंट सेक्शन में लिखें। क्योंकि हम PDF में लिख देंगे, आपको भी पता है कि अभी तो आप PDF मांगोगे, सर PDF कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, डाउनलोड भी कर लोगे, पर वो PDF मोबाइल में पड़ी रहेगी, उसका कभी कोई 1% 2% बच्चे होते हैं जिनका यूज़ करते हैं नोट मेकिंग के लिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं करते तो कम से कम जब आप गूगल पे सर्च करेंगे ये चीज़ें, 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपके दिमाग में चीज़ें जाएंगी। तो पहला तो आपको बताना कि WTO का ईयर क्या, हालांकि मुझे लग रहा है आगे मिल जाएगा आपको PDF में ये। दूसरा कि ऐसी कौन सी बॉडी थी जिसको WTO ने रिप्लेस किया। WTO से पहले भी एक बॉडी थी, उसका नाम क्या था? WTO से पहले वाली बॉडी का, इसका जो प्रीडेसर था, जो से पहले बॉडी थी, उसका नाम क्या था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। देखिए ये ऑब्जेक्टिव केवल इसमें क्या है? IMF का ऑब्जेक्टिव है? नहीं। वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव है? नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े ऑब्जेक्टिव है WTO का। फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ब्रॉड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाया जाए। डिमांड सप्लाई से जुड़ा कुछ भी हो, अगर वो प्रोडक्ट के रिलेटेड है तो WTO आंसर होगा। टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, टू एक्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कंसेप्ट को एक्सेप्ट करना, प्रमोट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। देखिए अब इन्वायरमेंट कहाँ से आ गया इसमें, ये समझिए।
बाकी तो आप सब समझ गए होंगे। इन्वायरमेंट यहाँ से आ गया कि जब आप ट्रेड करते हो तो बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हो, यूज़ करते हो और बहुत सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हो। तो उन सभी के बीच में आप रिसोर्सेज को बर्बाद ना करो, इन्वायरमेंट को ख़राब ना करो, ये भी ट्रेड का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए WTO इस पर भी ध्यान देता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ WTO की बात करें तो WTO बात करता है एडमिनिस्ट्रिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट। WTO ट्रेड एग्रीमेंट जितने हैं उनको देना, ट्रेड नेगोशिएशंस के बारे में ध्यान रखना। ट्रेड नेगोशिएशंस का मतलब यहाँ पे क्या, मान लीजिए एक कंट्री है इंडिया और एक है USA। ठीक है, इन दोनों को में ट्रेड को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया, जैसे भी इंडिया ने बीच में कहा था वो राइस एक्सपोर्ट नहीं करेगा, या इंडिया शुगर एक्सपोर्ट के लिए फार्मर्स को सब्सिडी दे रहा था, ये बात USA को ना पसंद आए। अगर इससे रिलेटेड कोई केस करना है, कोई बहस करनी है, तो उसके लिए फोरम कौन बनेगा, WTO प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है, यही जो मैंने कहा कि अभी दोनों के बीच में अगर वहाँ पे बात करनी है तब तो ट्रेड निगोशिएशंस के लिए वहाँ बात ही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डिस्प्यूट हो ही जाए, केस ही करना हो, तो उसके लिए भी कहाँ जाना पड़ेगा, WTO। ठीक है, मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज़, ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज़ कौन से देश क्या बना रहे थे, क्या ये देखिए हर देश पे नज़र भी रखता है। अगर आप अपने यहाँ टैरिफ बैरियर नॉन टैरिफ बैरियर बढ़ाते हैं, जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी होंगी वो जानते हैं क्या है, जिन्होंने नहीं देखी जाकर के आप देख के आइए, आपको बेहतर समझ में आएगा। आप किसी भी तरह से ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं, टैरिफ बैरियर्स नॉन टैरिफ बैरियर्स को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, इन सब पे WTO नज़र रखता है, मॉनिटर करता है और उनको चेंज भी करवाता है ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ट्रेनिंग देता है डेवलपिंग इकोनॉमिक्स को। अगर आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे ट्रेड को बढ़ाना है, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो उसे WTO करता है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉपरेशन बना के चलना, मतलब जितने भी वर्ल्ड बैंक है, IMF, इन सब के साथ कॉपरेशन बना के चलना भी इसका ही काम है। अब तक WTO ने कोई एग्रीमेंट करवाए हैं क्या, ऐसा कोई भी पॉलिसी बनवाई है क्या जिसके लिए इसको इंपॉर्टेंट समझा जाए, तो हाँ, इससे बहुत सारी की है। एक है एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, WTO ने करवाया है। इस एग्रीमेंट में WTO क्या करता है, ये 3 ब्रॉड एरियाज़ को ध्यान रखता है, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सिडी। मतलब कैसे फार्मर्स ने जो चीज़ें प्रोड्यूस की हैं उसको मार्केट मिल सके, इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनानी होगी उसमें WTO हेल्प करता है। डोमेस्टिक सपोर्ट मतलब आप प्रोडक्शन के लिए उनको कुछ सब्सिडी देंगे, कितनी सब्सिडी देंगे, क्या देंगे, ये भी पॉलिसी WTO बनाता है। प्लस एक्सपोर्ट सब्सिडी, अगर आपके यहाँ फार्मर चाह रहा है कि हम इंडिया में ग्रो करें और USA, यूक्रेन, रशिया, पूरे यूरोप में भेजें सामान, तो क्या उसको एक्सपोर्ट के लिए जो सब्सिडीज़ देनी है वगैरह देनी है, उसमें भी WTO हेल्प करवाता है। उसके लिए उसने एक एग्रीमेंट बनाया था, एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट। क्या ये एग्रीमेंट का नाम याद रखना ज़रूरी है, नहीं, पता होना चाहिए कि इस तरह का एग्रीमेंट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है ट्रिप्स, ये याद रखना चाहिए। ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब जो कॉपी पेटेंट आप लोग बात करते हैं ना, कॉपीराइट पेटेंट, ये सब ट्रिप्स एग्रीमेंट के थ्रू होता है, जहाँ पे सारे देश एक दूसरे की कॉपीराइट का, एक दूसरे के पेटेंट की इज्जत करेंगे। ऐसा नहीं कि USA ने कोई चीज़ बनाई तो इंडिया उसको कॉपी कर ले बिना ट्रेड राइट को, या इंडिया कोई चीज़ बनाई USA उसको कॉपी कर ले। इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट बनाया। कब आया इफेक्ट में, तो 1 जनवरी 1995। ये क्या करता है, कॉपीराइट को कवर करता है, परफॉर्मेंस को, प्रोड्यूसर्स ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग, अगर कोई है, गाना है, कुछ भी इस तरह का चीज़ है जिसमें कॉपीराइट या पेटेंट चाहिए तो उसको ये रेगुलेट करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करेगा कि किस तरह की चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आएंगी, अगर आ गई तो उनका इन्फोर्समेंट करेगा कि अब इस चीज़ को कोई और, इस देश पे इनका कॉपीराइट है, उसको मेंटेन करवाएगा, इन्फोर्स करवाएगा, सबको मनवाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई कॉपीराइट को वायलेट कर देता है, इंडिया ने कोई दवाई बनाई, USA ने उसको कॉपी कर ली, यूरोप ने उसको कॉपी कर लिया, तो इंडिया को उसके खिलाफ जाना होगा, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट का प्रोसीजर भी ट्रिप्स एग्रीमेंट में दिया है। ट्रिप्स एग्रीमेंट कब आया था, ईयर इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट किसने दिया, WTO ने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इसको ट्रिम्स कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर वाला केवल पता होना चाहिए, पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्स और ट्रिम्स। ट्रिम्स क्या है, WTO इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, कोई अगर इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा होगा तभी तो ट्रेड होगा। WTO मानता है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आपस में लिंक्ड है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से लिंक्ड है, तो इनको लेके चलने के लिए दोनों को प्रमोट करता है। तो क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए तो ट्रेड ट्रिप्स है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए ट्रिम्स एग्रीमेंट है। रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स ऑन इन्वेस्टमेंट आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। अकॉर्डिंग टू ट्रिम्स प्रोविजन, कंट्रीज शुड नॉट अडॉप्ट द इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच रिस्ट्रिक्ट एंड डिस्टॉर्ट ट्रेड। इसका मतलब ये है, आप इतना मान लीजिए कोई देश इन्वेस्टमेंट में ऐसा करने लगे कि अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट में 20% इंटरेस्ट देने लगे, 50% इंटरेस्ट देने लगे, तो जब इतनी कमाई केवल इन्वेस्टमेंट करके हो जाएगी तो क्या कोई ट्रेड करना चाहेगा? या कोई देश ये मना कर दे कि अगर आप इंडिया के हो तो आप बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे आप USA के हो तो आप बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो क्या बाकी देश ट्रेड कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं। तो ये ट्रिम्स एग्रीमेंट में बस ये ध्यान देते हैं कि जो कंट्रीज है ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाएं जो ट्रेड को नुकसान पहुंचाए, अगर पहुंचाएंगे, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे तो वो WTO के खिलाफ जाता है। ठीक है, ये एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर देख लीजिएगा।
ट्रिम्स का ईयर देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, ये जितने एग्रीमेंट है ना WTO के, ये WTO है, फिर WTO के एग्रीमेंट हैं ये सारे, इन सारे एग्रीमेंट में आपको ये ध्यान रखना है, सबका ईयर ध्यान से देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इनको ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन बनता है कि इन सारों को अपने ऑर्डर में लगाइए, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, तो सबका ईयर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं गैट्स की, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। गैट्स क्या करता है? ये ट्रीटी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, कब आई थी? 1995 में इफेक्ट में आई थी। इट इस्टेब्लिशेज मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर रूल्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कैसे होगा, इस पे रूल्स कौन बनाएगा? गैट्स बनाएगी, ये बॉडी है। कंजम्पशन कैसे अब्रॉड होगा, कितना सामान बाहर जाएगा कितना नहीं, गैट्स बनाएगा। कमर्शियल प्रेजेंस, कितना % आप ट्रेड करेंगे, आप वहाँ पैसा कैसे लेंगे, इकोनॉमिक प्रेजेंस कैसी रहेगी आपकी, गैट्स में नियम मिलेंगे आपको। और नेचुरल पर्सन खुद वहाँ जाकर के काम करना चाहें, कैसा प्रेजेंस होगा, वो सब भी गैट्स एग्रीमेंट के थ्रू तय होगा। ये सब क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं। इनमें से एक भी इंपॉर्टेंट है? नहीं। ये एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, हाँ, इस तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ था, नाम और ईयर पता होना चाहिए, ये सब अंदर का इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं मैं काटता चल रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद MNCs हैं, तो MNCs के बारे में आपको बस समझने के लिए मैंने डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कॉमर्स के हैं तो आप MNC जानते भी होंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि MNC का मतलब ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक कंट्री से ज़्यादा में ऑपरेट करती हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में। जैसे जितनी भी बड़ी कंपनी एडिडास है, पूरी दुनिया में काम कर रही है, रीबॉक है, HP है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब क्या USA की कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, पर पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। तो इसमें 2 कंट्रीज़ होती हैं, एक होती है होस्ट कंट्री, एक होती है होम कंट्री। होम कंट्री मतलब जहाँ की कंपनी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट USA की है तो USA क्या हो गया, उसका होम हो गया। इंडिया में काम करती है तो इंडिया क्या हो गया, होस्ट हो गया। तो हमें बस ये देखना है कि MNC में दोनों जगह फ़ायदे क्या क्या होते हैं। होस्ट कंट्री मतलब जहाँ ये कंपनियाँ जाएंगी, अगर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया काम करने आती है तो इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, इंडिया में जॉब क्रिएट होगी, लोकल इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे काम करेंगे, लोगों को जॉब मिलेगी तो ज़्यादा टैक्स होगा, नई तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी। अगर माइक्रोसॉफ्ट अपना विंडोज़ लाएगा, सॉफ्टवेयर लाएगा, तभी तो हमें नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। इंटेंसिफाई कंपटीशन, इंप्रूव क्वालिटी। जो लोकल ब्रांड है, जैसे IT कंपनीज हैं, इन्फोसिस इंडियन IT कंपनी है, इन सब कंपनी को कंपटीशन मिलेगा। और इंक्रीज इन चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट, जब भी कंपटीशन होगा तो लोगों के पास चॉइसेस बढ़ेंगी, ठीक है। तो कोई देश क्यों भेजेगा, उसके लिए हम आगे एडवांटेज पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ते कि हमको नुकसान क्या होगा अगर बाहर की कोई कंट्री हमारे यहाँ काम करने आती है। अगर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया आई तो हमें क्या काम में दिक्कत है? लॉस ऑफ नेशनल सोवरेनिटी। देखिए, कोई भी कंपनी अगर हमारे देश में आएगी तो उसका इंटरफेरेंस होगा। अब अगर आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट अपने सर्विसेज में छेड़छाड़ करे, बंद करे, रेट बढ़ा दे, तो उससे हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? तो हमारी जो नेशनल सोवरेनिटी है, अभी जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप से डेटा मांगा, व्हाट्सएप ने मना कर दिया, तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो आपकी जो नेशनल सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि किसी देश के ऊपर दूसरा देश आदेश नहीं कर सकता, वो थोड़ा थोड़ा हैम्पर होती है, ठीक। क्योंकि आप MNC को सब कुछ तो कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि वो दूसरे देश की है, उसका इंटरेस्ट दूसरा है। फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ MNCs में मिरर द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव होम नेशंस। कहने का मतलब है कि आपके उनके होम नेशंस में क्या हो रहा है, उसी से डिपेंड करेगा इनकी पॉलिसी आपकी तरफ। मान लीजिए अगर USA इंडिया का रिश्ता खराब होता है तो माइक्रोसॉफ्ट भी इंडिया से अपना ट्रेड हटाने की कोशिश करेगी, तो वहाँ USA की पॉलिटिक्स इंडिया में मौजूद कंपनी को इफेक्ट करेगी, ये भी एक प्रॉब्लम है। होस्ट नेशन में लूज कंट्रोल ओवर इट्स ओन इकोनॉमी। सारी विदेशी कंपनियां मान लीजिए इंडिया में आ गई, तो अब इकोनॉमी बढ़ेगी या घटेगी हमारे हाथ में नहीं है। वही अगर अच्छा ट्रेड करेंगे तो बढ़ेगी, वो सब चले जाएंगे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे फोर्ड इंडिया से चली गई तो उस लेवल की कार्स हमारे पास खत्म हो गई। अभी तो मान लीजिए हमारे पास अपना महिंद्रा है, टाटा है, बढ़िया बढ़िया कार की कंपनी अगर न होती तो क्या स्थिति होती। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द होस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकॉज द हैवी इंपोर्ट्स ऑफ स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स। कंपनी यहाँ आए, इससे हमारा फायदा तो प्रोडक्शन यही होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो प्रोडक्शन करेगी तो वो बाहर से स्पेयर पार्ट्स मंगाएगी ना, यहाँ तो बनाएगी ना स्पेयर पार्ट्स, या रॉ मटेरियल मंगाएगी, अब वो अपने देश से मंगाएगी, तो उनके देश से आएगा सामान, तो उनका तो फायदा है, उस कंट्री का तो फायदा है, पर आपके लिए तो नुकसान है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप इंपोर्टर बन रहे हो, एक्सपोर्टर तो बन नहीं रहे। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द होस्ट, आपकी जो नेचुरल रिसोर्स है उसको ख़राब कर देंगे, सब कुछ। आपका लेबर जो है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई कम पैसे पे भी ले लेंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो जॉब ही नहीं है, तो जिस रेट पे जॉब देना चाहें वो दे सकते हैं। ऐसा है, ये देखिए, ये सब क्या ज़रूरी कि सारी MNCs करती हैं? नहीं, हम केवल डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। और इंडल्जेंस इन हार्मफुल एक्टिविटीज़, कई बार हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाए, हार्मफुल एक्टिविटीज़ बनाए, ऐसा हो सकता है। जैसे देखिए एक बार बीच में मैगी को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी ना, कि वो हार्मफुल प्रोडक्ट बना रही है, ऐसा। एडवांटेजेस ऑफ MNCs टू द होम कंट्री, तो USA क्यों भेज रहा है इंडिया में, उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है
कि वो अपॉर्चुनिटी करता है मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स के लिए। यूएसए, वैसे माइक्रोसॉफ्ट केवल यूएसए में सामान बेच पाता, पर अब यूएसए की बाकी कंट्रीज़ भी इंडिया में आ सकती है, प्लस माइक्रोसॉफ्ट अपना सामान यहाँ एडवर्टाइज कर सकती है, ठीक। एमएनसी क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू होम कंट्री पीपल बोथ होम एंड अब्रॉड। जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में अगर फैक्ट्री भी डालेगा, इंडिया में अगर कंपनी भी डालेगा, तो जो उसकी टॉप मैनेजमेंट वो कहाँ से लेकर के आएगा, अपनी होम कंट्री से लाएगा। तो उससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ होम कंट्री गेट्स फुल्ली एक्टिवेटेड। जब आप बाहर काम करोगे तो यहाँ पे जो भाई स्पेयर पार्ट्स आप यूएसए से मंगाओगे, तो उस स्पेयर पार्ट्स को जो कंपनियां बना रही होंगी वो सब तो बहुत तेज़ काम करेंगी ना। मान लीजिए कोई कार की कंपनी इंडिया में आके लगाता है और वो टायर मंगाता है विदेशी कंपनी से, वो गियर मंगाता है विदेशी कंपनी, स्टेयरिंग मंगाता है अपने होम कंट्री से, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन वाली कंपनी होंगी, क्योंकि मार्केट बड़ा हो गया, अब वो पूरे दुनिया में कार सप्लाई कर रहा है तो सब जगह से मंगाएगा, तो इनका अपने आप इंडस्ट्री वहाँ पे चलने लगेगी। एमएनसी कंट्रीब्यूट्स फॉर फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भाई जो हमने अभी इसमें पढ़ा था, हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट नुकसान होगा तो होम कंट्री के लिए तो ये फ़ायदा है, जहाँ से आई वहाँ के लिए फ़ायदा है। और इनको फॉरेन कल्चर का भी बेनिफिट मिलेगा। जब यहाँ से कंपनियाँ जाएंगी तो कुछ फॉरेन कल्चर लेकर के जाएंगी, यहाँ का कुछ बातें उनको पता चलेंगे, कल्चर वैल्यूज़ पता चलेंगे, तो वो भी उनके लिए फ़ायदा है। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये जनरली नीड्स को मीट अप नहीं करती, ठीक है। एमएनसीज डू नॉट ऑपरेट विद इन द नेशनल ऑटोनॉमी एंड सोवेनिटी। आप उनको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, भले आपकी देश की वो कंपनी है, लेकिन अब वो इंडिया में गई तो इंडिया के रूल्स से चलेगी, आपके हिसाब से बहुत सुनेगी नहीं। अगर आप बहुत इंटरफेयर करेंगे तो अपनी ब्रांचेस शिफ्ट कर लेगी वो। एमएनसी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कई बार किल कर देती है होस्ट कंट्री की, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लग रहा है ये होस्ट कंट्रीज़ वाला भी ज़्यादा इसमें मिक्स हो गया है। मतलब आपको एडवांटेजेस समझना है, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है, नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि एमएनसी के आने से दोनों को फ़ायदे और नुकसान होते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो हो गई, ये आपके लास्ट लेक्चर था। यहाँ पे यूनिट 1 का आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। अब 2-4 इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए। क्या कुछ बचा है तो नहीं, लेकिन क्या आपके लिए कुछ बचा है तो हाँ, यस, आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने नहीं करेंगे तो आपका पेपर गड़बड़ाएगा। आपको इतने पढ़ने के बाद एमसीक्यू पीवाईक्यू लगा के देखना है कि आपको उस आंसर करने में मदद मिल रही कि नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, वो तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब ढूंढिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं सेकेंड यूनिट के साथ, पर वो डिपेंड करता है आप इस पर कितना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।